क्या दिया हुआ पहले क्वेश्चन में देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए था। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स है इसका नहीं है। देखो उसमें ग्राम सभा होती है, 3 टायर सिस्टम है जहां पे 20 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो कि इन इलेक्शन को करवाता है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इनको इलेक्शन को नहीं कराता है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है। स्टेट प्लानिंग कमीशन है उसका फीचर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है यहां पे, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैलेंट ये दिया हुआ भी है कि 3 टायर सिस्टम है, ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल जिसको कि ब्लॉक समिति बोलते हैं, और उसके बाद जिला परिषद होता है, ग्राम सभा होती है, सारा विलेज जितने भी पॉपुलेशन होती है जो वोटिंग डाल सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, वो सारे इसका हिस्सा होते हैं। और इलेक्शन टू द पंचायत कंडक्टेड रेगुलरली अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के तहत इसका इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आप आ जाता है आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन को देखिए करने की कोशिश करें। क्या है क्वेश्चन में, मैं आपको अपने आप को हटा देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल चीजें साफ साफ नजर आए कि क्या है। क्वेश्चन है, इन इंडिया ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैव बीन डिवाइस्ड एंड डिजाइन्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन कोलैबोरेशन विद विच अमंग द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से किसके साथ में कोलैबोरेशन इलेक्शन कमीशन का होता है या हुआ है। तो इसका आंसर देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो वोटिंग मशीन है उसको बनाने का काम है वो करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसमें इलेक्शन कमीशन का सहयोग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 152। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 153, वाया विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी। किसके तहत दिल्ली को एनसीटी है वो बनाया गया। किसके तहत दिल्ली है उसको एनसीटी बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69th अमेंडमेंट। 69वां संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसके तहत इसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना, ये एनसीटी बनाई गई। 69th अमेंडमेंट 1992, उसमें 2 आर्टिकल कौन कौन से, 239 AA और 239 AB है वो ऐड किए गए थे। और इसके साथ ही क्या है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसको एक स्पेशल स्टेटस मिल गया, मतलब एक राज्य का एक दर्जा मिल गया। ठीक है, अब इसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर, आर्टिकल 239A क्या बोलता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका ये एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है, जिसको कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला जाएगा। और आर्टिकल 239AB क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड कर सकता है ऑपरेशन को किसी को, जैसे कि आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, वैसे आर्टिकल 239AB के तहत राष्ट्रपति के पास इस तरह की पावर है। ठीक है, इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसमें कि 10% है टोटल मेंबर्स के वो मंत्री बन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ये 2-3 एक फीचर थे उसके जो आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 111 है वो किससे डील करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ में है, या प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, या असेंट टू लेजिस्लेशन एंड वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 111, उसका संबंध है वो प्रेसिडेंट की वीटो से। किससे है, प्रेसिडेंट की वीटो से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको ये भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, और क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यहां पे कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल्सो पोसेसेस द पार्डनिंग पावर। किसके पास जो गवर्नर है किस आर्टिकल के तहत उसके पास माफ करने की शक्ति होती है। तो माफ करने की जो शक्ति होती है
वो आर्टिकल 161 के तहत होती है। 155 का बी आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 161 161, ठीक है, इसका आंसर होगा, जिसके तहत वो, हालांकि वो मार्शल लॉ है या डेथ सेंटेंस को माफ करने की पावर नहीं है, वो डिफर कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी है वो कौन सी रिट का मतलब है, बाय व्हाट अथॉरिटी है वो कौन सी रिट का मतलब है। तो यहाँ पे जो को वारंट होती है, अधिकार परीक्षा, नाम इंडिकेट कर रहा है कि किस अधिकार से आप इसको ऑर्डर जारी कर रहे हैं। अथॉरिटी को ये पूछा जा सकता है किस अधिकार से, तो बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से उसने पर्टिकुलर आदेश दिया है, ठीक है, उस अथॉरिटी ने आदेश दिया है। तो को वारंट है रिट, वो इश्यू की जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और पूछा जा सकता है उस अथॉरिटी से कि आपके पास वो कौन सी पावर थी, कौन से रेगुलेशन के मुताबिक आपने ये आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 157, और 157 में क्या है कि लोकसभा में क्या क्या आता है, लोकसभा में क्या क्या आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए लोकसभा में क्या आएगा। यहां पे आता है कितने मेंबर लोकसभा में होते हैं, क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो देखो टोटल 552 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, टोटल 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें कि 2 मेंबर एंग्लो इंडियन को मिला दिया जाए तो उसकी बात भी हो रही है। 530 मेंबर होते हैं वो स्टेट से होते हैं, और 20 मेंबर यूनियन टेरिटरी से होते हैं। ये आता है बात की मैक्सिमम इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है। हालांकि अभी 13 मेंबर है यूनियन टेरिटरी से, इसका मतलब 7 कम एक्चुअल में, तो 545 मेंबर है। लेकिन जो स्टेटमेंट बी है 157 की, जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार बिल्कुल है कि 530 राज्यों से, 20 यूनियन टेरिटरी से, 2 नॉमिनेटेड, तो टोटल 552 मेंबर हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जहां तक सवाल है राज्यसभा की, तो वहां पे 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, 238 है वो इलेक्टेड होंगे और 12 नॉमिनेटेड हो सकते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आ गया 158, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, यहां पे ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच रिट इन लैटिन मीन्स वी कमांड, इसका लैटिन में मतलब यह है कि हम वी कमांड, वी कमांड का मतलब हम आज्ञा देते हैं, तो हम आज्ञा देते हैं वो कौन सा, मैंडेमस, मैंडेमस परम आदेश, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है मैंडेमस है, वो क्या है कि आज्ञा देते हैं। किस बात की आज्ञा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि रिट और मैंडेमस और समटाइम्स मैंडेट भी बोलते हैं इसको, कि आपके पास कौन सा मैंडेट है। उसके बाद इज द नेम ऑफ वन ऑफ द प्रेरोगेटिव रिट्स इन द कॉमन लॉ एंड इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू कंपेल ए लोअर कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर टू परफॉर्म मैंडेटरी और प्योरली मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज करेक्टली। मतलब क्या है कि अगर कोई अथॉरिटी है वो काम नहीं कर रही है, तो ये रिट के जरिए आदेश दिया जा सकता है अपर कोर्ट द्वारा, किसको, लोअर कोर्ट को भी या किसी अथॉरिटी को, कि भैया ये काम है आप जरूर कीजिए। मान लो आपका ईवीएस का सर्टिफिकेट बनाकर नहीं दिया जा रहा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा, मना कर देता है ऑफिसर, तो क्या है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, रिट इशू करवा सकते हैं, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट है। तो वो कोर्ट है उसको इशू करेगा क्या, ये वाली रिट मैंडेमस वाली, कि हम आपको ये आदेश देते हैं, परमादेश देते हैं कि आपको ये काम करना है, कंपेल करना है नीचे वाले अथॉरिटी को कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपकी ड्यूटी है। इसका मतलब ये है। आगे चलिए, द इलेक्शन कमीशन इशूड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर, कि पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन ने कब इशू किया था, तो ये इशू किया था 1971 में। 1971 में पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बनाया गया था। उसके बाद बीच बीच में इसमें चेंज भी आता रहता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होगा कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक उम्मीदवारों को कुछ एक हिदायतें दी जाती है, जिसके आधार पे उन्हीं के दायरे में रहकर उनको कार्य करना पड़ता है। तो 5वीं जो लोकसभा थी वहां से स्टार्ट होता है और समय समय पे इसमें चेंज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं कि बाय इलेक्शन का मतलब क्या है। तो बाय इलेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब, जैसे कि ये एमएलए के केस में भी हो सकता है, मतलब विधानसभा के केस में भी हो सकता है, विधान परिषद के केस में भी हो सकता है, ये लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में हो सकता है। जब 2 जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे लोकसभा की बात करूं मैं, जब जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बीच में कोई किसी की डेथ हो जाती है या इसको हटा दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी मेंबरशिप चली जाती है, उस केस में एक
बाय इलेक्शन होता है, बाय पोल होता है, उसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर देखिए कि क्या है, इलेक्शन हेल्ड टू फिल वैकेंसी ओविंग टू रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर। कि इलेक्शन हो जाए कब? अगर वो मेंबर है रेजिग्नेशन देते। तो ये बात तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट क्या? इलेक्शन हेल्ड टू बी फिल वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ। अगर कोई टपक जाए, किसी की डेथ हो जाए और उसकी वजह से इलेक्शन करवाना पड़े, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो भी हो सकता है। इलेक्शन टू फिल वैकेंसी कॉज्ड बाय डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। कि अगर स्पीकर ने किसी को डिसक्वालीफाई कर दिया है, या हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है या हाई कोर्ट ने कर दिया, मतलब कि वो डिसक्वालीफाई हो गया किसी कारणवश से, तो उस तरह के सारे ये कारण ऑल ऑफ द अबव है, इसका आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से कि बाई इलेक्शन होता है। ठीक है, और अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम दिया जा सकता है। जैसे कि जहां तक सवाल है बाय इलेक्शन, जिसको कि बाय इलेक्शन ये वर्ड भी है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में यूज किया जाता है। स्पेशल इलेक्शन भी यूनाइटेड स्टेट्स में और फिलीपींस में यूज किया जाता है। इंडिया में इसको बाय पोल भी बोलते हैं, इसको बाय पोल भी बोलते हैं। इज ए इलेक्शन यूज टू फिल वन ऑफिस एन ऑफिस दैट हैज बिकम वैकेंट बिटवीन जनरल इलेक्शन। तो ये बायपोल भी बोला जाता है इसको। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 161 आता है। और क्या है 161 में? हु हैव ए कास्टिंग वोट इन पार्लियामेंट। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है कि जब बिल पे कोई डिबेट हो, बिल वोटिंग हो रही है, उसके बाद टाई हो जाता है, मतलब पक्ष में और विपक्ष में दोनों के बराबर मेंबर हैं, वो वोट डालते हैं। तो ऐसे केस में टाई होगा, तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो चाहे वो लोकसभा में स्पीकर हो या राज्यसभा में चेयरपर्सन हो, चेयरमैन हो, उस केस में दोनों ही ये ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही ये क्या है कास्टिंग वोट डाल सकते हैं ताकि निर्णय हो जाए बिल पे। इसका मकसद यह है कि निर्णय करवाना है, तो इसलिए इसमें वोट डाला जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, who is known as spokesperson of the spokesperson of the house। स्पोक्सपर्सन ऑफ द हाउस है वो किसको बोला जाता है? स्पोक्सपर्सन ऑफ द हाउस मतलब कि हाउस की तरफ से क्या होगा फिर? स्पीकर है उसको चीफ, इनफैक्ट क्या है कि वो मुख्य वक्ता हो जाता है। स्पीकर है वो अनाउंसमेंट करता है हाउस की तरफ से। जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार की तरफ से या सरकार द्वारा फैसले लेने की तरफ से या विदेश के मामलों से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर वो स्पोक्स पर्सन हो जाता है। तो यहां पे बात आ रही है कि जो हाउस है उसका स्पोक्स पर्सन तो स्पीकर होगा, और जो सरकार की तरफ से है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है व्हेन इज द नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में नेशनल वोटर डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये भारत में 25 जनवरी को लोगों को जागरूकता के लिए, ज्यादा से ज्यादा युवा वोट डाल पाए, उसके लिए एक स्पेशल दिन रख दिया गया है, जो कि, और ये 2011 से ये प्रथा स्टार्ट हुई है, जो कि कमीशन का फाउंडेशन डे है, उसको लिहाज में दिमाग में रखकर ये ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वोटर डे जनवरी 25 को हर साल। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ यहां पे कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमने पिछले सेशन में बात की थी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कि यूसीसी भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि आने वाले टाइम में, या एक किस्म से कंट्रोवर्सी भी है क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करना पूरे इंडिया में बड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन गोवा ऐसा राज्य है जहां की यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो अप्लाई किया गया है। तो आंसर क्या है इसका? डी है इसका आंसर। गोवा हैज ए कॉमन फैमिली लॉ, दस बीइंग द ओनली कॉमन फैमिली लॉ, मतलब सभी उसको मानेंगे, कोई धर्मों से सभी उसको मानेंगे। दस बीइंग द ओनली इंडियन स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 परमिट्स एनी सिटीजन टू हैव सिविल मैरिज आउटसाइड द रियलम ऑफ एनी स्पेसिफिक रिलीजियस पर्सनल लॉ। कि देखो एक सुविधा की गई है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कि अपना जो धर्म है उसके अलावा अगर कोई शादी करना चाहे तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके तहत यहाँ पे गोवा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बनाने में कामयाबी मिली।
अगला क्वेश्चन है 165, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स और ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इज सो टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो रिट हो या आदेश हो, किसका, हाई कोर्ट का होगा या सुप्रीम कोर्ट का होगा, जो कि किसी अथॉरिटी के जो ऑर्डर दिया है, मान लो कोई डीसी ने ऑर्डर दे दिया है या कोई किसी लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, उसके ऑर्डर को कोर्स मतलब कि खत्म करने की मांग है, रद्द करने का अधिकार है या आदेश है उस ऑर्डर के जरिए, क्योंकि ये तो आदेश है ना, तो ये आदेश आएगा उस ऑर्डर के जरिए। तो वो कौन सी रिट है, वो कौन सी रिट है, तो ये रिट कौन सी हुई, ये रिट हुई सरसरोरी, उत्प्रेषण लेख जिसको बोलते हैं, सरसरोरी है, इसका मतलब ये है। अगर कोई इन्फीरियर कोर्ट है, उसने कोई ऐसा फैसला दिया जो बिल्कुल ही बेतुका है, या किसी अथॉरिटी ने ऐसा आदेश दिया, ट्रिब्यूनल हुआ या क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी है, उसने कोई ऐसा आदेश दिया, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेतुका है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, उसको वो रिट जारी करके उसको क्वेश करवा सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका, 165 का बी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कि हम बोलते हैं कैग, ठीक है, एक्ट एज ए चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर, ये जो अकाउंटेंट का काम और ऑडिटर का काम है वो किसके लिए करता है, फॉर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या यूनियन दोनों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये पब्लिक पर्स का काम करता है, सिक्योरिटी करता है पब्लिक पर्स की, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे कि सरकार का कोई पैसा लगा हुआ है, सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है, जहां तक अकाउंट्स की बात आती है तो उसकी ऑडिटिंग है वो कैग द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां पे 167, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्पण, संविधान का दर्पण है वो किसे बोला जाता है, आईना किसे बोला जाता है, संविधान का आईना किसे बोला जाता है, जिससे कि उसको देखकर ये पता चल जाए कि जो बात इसमें लिखी हुई है, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, समरी में लिखी हुई है, वो संविधान उसको चरितार्थ करता है, मतलब संविधान उसी के अनुसार ही बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रियम्बल है इसका राइट आंसर। प्रियम्बल है कि प्रियम्बल है वो एक किस्म से पूरा आईना है, आईना दिखा देता है कि भारत का संविधान है वो कैसा होगा, उसमें एक किस्म से बिल्कुल ब्रीफ समरी है। तो इसका राइट आंसर है 167 का डी। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे कि अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल, प्रस्तावना के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी कैसे ड्राइव करता है, उसके पावर, संविधान की पावर है, सुपीरियर संविधान है वो कैसे बना, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है अपने आप को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग हैं, अपने आप को वो संविधान प्रोवाइड करते हैं। तो वो कौन है, कहां से पावर आती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से आती है, पीपल ऑफ इंडिया, राइट आंसर है इसका 168 का बी आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर में, द फर्स्ट फीमेल नॉमिनेटेड फीमेल स्टार, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी, पहली थी, फिल्मों में थी, सोशल वर्क करती थी, और सोशल वर्क करती थी, राज्यसभा के लिए वो नामित हुई थी, उसको नॉमिनेट किया गया था, तो कौन सी थी, सबसे पहले थी नरगिस दत्त, नरगिस दत्त को नामित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 169 का ए इसका आंसर है। ठीक है, और इसको राज्यसभा में 1980 में नॉमिनेटेड किया गया था, फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार थी इलेक्टेड, जो कि नॉमिनेटेड या इलेक्टेड हुई राज्यसभा के लिए। अर्लियस 1970 में इसके काफी फेमस थी उस टाइम में ये। ठीक है, वो कुछ सोसाइटी वगैरह के लिए काम करती थी, जिसके कि सोशल वर्क की वजह से वो काफी ज्यादा उसको रिकॉग्निशन मिली, एज ए सोशल वर्कर के रूप में इसको राज्यसभा का नॉमिनेशन मिला। आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब कि किसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो तो राज्य को दिशा निर्देश देता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, कोर्ट में नहीं जा सकते। तो जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट बी इसका आंसर है। मतलब जो प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि इसको सरकार को या संविधान का एक आईना है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो एक्सपेक्ट करता है कि सरकार ये काम करे, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करता है वो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, फंडामेंटल राइट। अगर आपका कोई राइट है वो वायलेट होता है
तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। जस्टिसिएबल है कोर्ट में जाने का मतलब। क्वेश्चन नंबर आ जाता है फिर आपका, वो है 171। और क्या है इस क्वेश्चन में, यहां पे आउट ऑफ विच स्टेट वाज द गुजरात फॉर्म्ड। गुजरात है वो किस राज्य से बना था, तो गुजरात बना था बॉम्बे से। किससे बना था, गुजरात बना था बॉम्बे से अलग हुआ था। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, मतलब कि 1956 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसके बाद उससे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे एक राज्य बना। उसके बाद झड़ी लग गई थी, झड़ी लगी, बहुत सारे राज्य बने, जिसमें कि गुजरात है वो भी बॉम्बे से अलग हुआ और बॉम्बे स्टेट को दो भागों में, गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड कर दिया 1960 में। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो ए लिविंग डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिंदा जीवित दस्तावेज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसके अंदर इसको किसी पार्ट को चेंज करना हो वो किया जा सकता है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर है इसका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट कैन अमेंडेड और चेंज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन। कि समाज में परिवर्तन होते हैं, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से समाज भी चेंज होता है। पहले फेसबुक यूट्यूब वगैरह नहीं होते थे जो संविधान बना था। आज के टाइम में क्या है कि उसी के अनुसार आईटी एक्ट, अलग अलग टाइप के एक्ट है, प्राइवेसी वाले फंडामेंटल राइट है, उस तरह के आ गए हैं, तो उसकी वजह से ये चेंज करना पड़ता है, समय के साथ में इवोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 173 आ गया और क्या है क्वेश्चन में, हु साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया विद जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के साथ में समझौते पे दस्तखत किए थे, किसने किए थे, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ में विलय करने के लिए। तो उसमें वहां के उस टाइम में महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, वहां प्रेशर में आ गए थे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कबीलियों ने या पाकिस्तान की सेना के समर्थन से अटैक हो गया था, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भारत का सहयोग लेने की कोशिश की। तो उसमें हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बीच में उस टाइम में एक समझौता हुआ, जिसको कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाता है ए, इसका आंसर हो जाता है ए। और ये समझौता हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, जिसमें कि राज्य ने, मतलब हरि सिंह के राज्य ने सेंडर कर दिया था क्या, कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन है वो भारत को दे रहे हैं हम लोग, मतलब हमें डिफेंस प्रोवाइड कर दो, एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा देखो और कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174। 174 क्या बोलता है क्वेश्चन, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। आपने आजकल काफी चर्चा में सुनी होगी, जब आर्टिकल ये सीए वाला सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो लागू हुआ, तो बहुत सारे लोगों को, या जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का हटाया गया, उसको रिवोक किया गया, तो उस केस में बहुत सारे लोगों को एहतियात के तौर पे डिटेन किया गया। एहतियात के तौर पे मतलब कि नजरबंद करना या प्रिवेंटिव डिटेंशन करना, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि हो सकता है कि पब्लिक है वो एंगर या पब्लिक को भड़क सकती है, मतलब कोई ऐसा खतरा हो जिससे कि लॉ ऑर्डर सिचुएशन को बिगड़ने की संभावना हो, तो इसलिए एहतियात के तौर पे, प्रिकॉशन के तौर पे ये स्टेप उठाया जाता है कि उसको नजरबंद कर दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट कोई स्ट्राइक होनी है एम्प्लॉय की, तो वहां के जो लीडर होते हैं, एम्प्लॉय के लीडर, उसको वो पुलिस है एक बार डिटेन कर लेती है, उसके बाद छोड़ देती है, तो उसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्वेश्चन इसका क्या होगा, विदाउट इंटेरोगेशन, कोई पूछताछ नहीं होती, क्योंकि ये खतरा ही तो होता है ना आगे, ठीक है। तो इसलिए ये कोई क्राइम होने के बाद नहीं है, क्राइम होने से पहले। आंसर क्या है इसका, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 356 डील विद। आर्टिकल 356 का संबंध किससे है, आर्टिकल 352 है वो नेशनल इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 360 है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं राज्य में, कि वहां पे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सरकार काम नहीं कर पा रही है, या माइनॉरिटी में चली गई है, मेजोरिटी खो दी है, या दंगे हो गए हैं जहां पे कि काबू करना उसके बस की बात नहीं है, संविधान लागू नहीं हो पा रहा है वहां पे, तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 से लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी इसका आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 में, और क्या है, द टर्म एजुकेशन
एजुकेशन है वो कहाँ पे आती है? सब्जेक्ट होते हैं 3 टाइप के। तो सब्जेक्ट एक तो यूनियन लिस्ट होती है जिसमें कि सरकार कानून बनाती है, कौन सी? केंद्र वाली, पार्लियामेंट कानून बना सकते हैं। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है जो समवर्ती सूची इसको बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट होती है, जो दोनों ही टाइप के केंद्र भी सरकार कानून बना सकती है उसके ऊपर और विधानसभा भी कानून बना सकते हैं, तो कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, जो कि एजुकेशन उसी में ही। और तीसरी होती है जहां पे स्टेट ही सिर्फ बना सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट के पास होता है। और चौथा रेजिडरी पावर होती है जो कि पार्लियामेंट फिर बनाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका? कंकरेंट लिस्ट। आगे देखिए क्वेश्चन है वो है 177 और क्या दिया इस क्वेश्चन में कि इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ स्टेट बाय। बाउंड्री ऑफ स्टेट है, अगर उसको हटा मतलब स्टेट का नाम चेंज करना हो, उसकी बाउंड्री चेंज करनी हो, उसका एरिया छोटा करना हो, उसका बड़ा करना हो एरिया, ठीक है, तो इसके 2 टुकड़े करने हैं एक स्टेट के, तो इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी ही उससे वो राज्य का नाम या बदलना हो वो पास हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है वह 178। क्या दिया हुआ इसमें? व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम? इंडियन नेशनल एंथम, ठीक है, इंडियन नेशनल एंथम का मतलब क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय गान है उसका फुल वर्जन वो कितने फुल वर्जन है वो, ठीक है, कितने समय में गाया जाता है उसका? तो फुल वर्जन गाया जाता है 50 सेकंड में और छोटे वाला वर्जन है वो गाया जाता है 20 सेकंड में, सॉरी 50 नहीं 52 में, 52 सेकंड में। 52 गलत हो गया, 52 यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 52 मतलब सी इसका आंसर है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम है वो अप्रोक्सीमेटली 52 सेकंड है। और जो शॉर्ट वर्जन है जो कि फर्स्ट और लास्ट लाइन उसकी स्टैंजा की गाई जाती है, प्लेइंग टाइम अप्रोक्सीमेटली उसका 20 सेकंड है, वो भी कुछ ओकेजन पे गाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है 179 और इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसमें कि आर्टिकल होता है, संविधान में उसका जिक्र होता है और किसी आर्टिकल के साथ उसकी पावर हो जाती है, ऐसी कौन सी है जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो स्टेटरी बॉडी होती है। जब एक से ज्यादा राज्य, 2 या 2 से ज्यादा राज्य है, वो डिमांड करते हैं केंद्र सरकार से कि हमें एक कमीशन बना कर दो हमें, तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी आजकल ये पॉसिबल नहीं है, होता ही नहीं है ये, क्योंकि हर कौन सी राज्य सरकार वो चाहेगी कि मेरा कोई एम्प्लॉई है वो दूसरे रिक्रूट करके दे, क्योंकि खुद को नंबर भी तो बनाने होते हैं ना, तो इसलिए हर राज्य का अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या फिर केंद्र के लिए यूपीएससी है। तो आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 179 का, वो है सी। सी इसका आंसर हो जाएगा, ये स्टेटरी बॉडी होती है। आगे देखिए क्या है, हु लेस डाउन द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन इन पार्लियामेंट? फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो पार्लियामेंट में कौन रखता है? तो ये पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, हु लेट डाउन द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन इन पार्लियामेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर है वो सी है, सी इसका आंसर हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट who is responsible to lay down the report before both the houses of parliament along with the memorandum of explaining stating the action taken on recommendation। जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उस पर क्या एक्शन लिया गया, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ए कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिचुएटेड? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब भाषा के आधार पे अगर किसी राज्य में कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी में है उसकी देखभाल करना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की, ये उस कमीशन की जिम्मेदारी है। इसके लिए नोडल एजेंसी, भले चीफ सेक्रेटरी हो उस राज्य का, उसकी ड्यूटी बनाई जाती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। आगे देखिए क्वेश्चन है, इसके 3 रीजनल ऑफिस कर्नाटका, चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है, 3 रीजनल ऑफिस एट बेलगाम इन कर्नाटका, चेन्नई इन तमिलनाडु और कलकत्ता इन वेस्ट बंगाल। तो 3 इसके रीजनल ऑफिस में।
आगे है कि हु रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी तरफ से मुखालफत कौन करता है, उसका वकील कौन होता है, जो कि सरकारी वकील होता है। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधीन काम करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में कि कौन रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आंसर क्या है इसका, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन। क्या है कि राष्ट्रपति की अगर वैकेंसी खाली हो जाए तो संविधान में क्या प्रावधान है उससे रिलेटेड, कितने समय के अंदर नया राष्ट्रपति हो जाना चाहिए। नया राष्ट्रपति के लिए कि बहुत जल्दी से जल्दी हो, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के अंदर तो हो ही जाना चाहिए। तो 6 महीने मैक्सिमम टाइम है। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी, आमतौर पे जल्दी फटाफट हो जाती है ताकि कोई वैकेंसी खाली न रहे। और जब तक कि कोई जब राष्ट्रपति अपॉइंट हो जाता है तो वो अपने ऑफिस में तब काउंट माना जाता है जब उसका पहला दिन हो, ठीक है, जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाए, कहने का मतलब कार्यभार संभाल ले। और जब तक कि कोई नया नहीं आता तब तक वो रहता है। इस तरह की सिचुएशन का बात किया, अगर डेथ हो जाए या एलिजिबल न रहे किसी कारणवश से, काम नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन में अगर वैकेंसी हो जाए तो फिर 6 महीने के अंदर में इलेक्शन करवाना पड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 182, और ये इलेक्शन में इसमें आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आ जाए तो 62 और 2 पार्ट 2 है उसका। प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग टू द, किसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट है वो किसको रिजाइन करेगा अगर उसको रेजिग्नेशन देना हो तो वो करेगा वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो करेंगे। तो आंसर क्या है इसका, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको वो रेजिग्नेशन देंगे। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब देखिए वेयर वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया सेटअप, कि पहला हाई कोर्ट है इंडिया में वो कहां पे सेटअप किया गया, पहला हाई कोर्ट कहां पे सेटअप किया गया। तो पहला हाई कोर्ट्स हैं वो किए गए बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता हाई कोर्ट, आंसर क्या है इसका, बी। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता है वो ईयर 1861 में, अंडर इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। हाई कोर्ट्स, these high courts were inaugurated on 14th August 1862। 14 अगस्त 1862 को इनका उद्घाटन होता है और 1861 एक्ट के तहत ये हाई कोर्ट है वो बनते हैं बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के, और सबसे पहले ये हाई कोर्ट यही होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है 182, वन फीचर इज कॉमन टू द फॉलोइंग बॉडीज, फाइंड इट आउट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और कैग। आपको एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया है और इसमें ये आपको बताना है कि इसमें सबसे कॉमन चीज क्या है। सब में इन्हें जो बॉडी दी हुई है आपको, ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, उसमें आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और कैग, इन सब में कॉमन क्या है। तो ये क्या है, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनके बारे में आर्टिकल, अलग अलग आर्टिकल हैं वो कि संविधान में लिखे गए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विद द ड्यूटीज ऑफ पीएम एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ये प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य होता है कि वो समय समय पर अपनी मंत्रिमंडल की, अपनी कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन दे कि क्या काम का चल रहा है। तो ये उसके बारे में इंफॉर्म करना, अपडेट करना राष्ट्रपति को, उससे रिलेटेड है वो आर्टिकल कौन सा है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 78। आर्टिकल नंबर 78, इस आर्टिकल के तहत पढ़ लीजिए, आर्टिकल 78 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, अपडेट करने का काम करते हैं। आर्टिकल नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 188 क्या है इस क्वेश्चन में, विच एक्ट, क्या है क्वेश्चन में कि विच एक्ट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
कि किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके रूप में उसको डेजिग्नेट किया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो बना दिया। तो उस एक्ट का नाम क्या है? वो है सबसे पहले जो एक्ट स्टार्ट हुआ था रेगुलेशन एक्ट 1773 में, जहां पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा पढ़ भी सकते हैं आप। रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन जून 1773 में, और ये पार्लियामेंट रेटिफिकेशन और ऑथराइजेशन है वो पहला उसका एक्ट था, ये पहली अथॉरिटी थी जिसमें कि पावर और अथॉरिटी है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय पोसेशन थी, भारतीय जो टेरिटरी थी उसके लिए डिफाइन की गई। मतलब यहीं से एक्चुअल में ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल एंड रेगुलेशन मिले, जिसको कि 1773 का पार्लियामेंट एक्ट है बोला जाता है। ठीक है, दिस एक्ट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, और वारन हास्टिंग है वो इस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम में बन जाते हैं। आगे देखिए, इंडिया इज कंसीडर्ड एज रिपब्लिक मेनली बिकॉज, इंडिया को रिपब्लिक है वो क्यों बोला जाता है? इंडिया को रिपब्लिक है वो क्यों बोला जाता है? देखो, एक होता है कि जहां पे मोनार्की होती है, मतलब कि जहां राजा महाराजा महारानी इस तरह से होता है, जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड की महारानी आपने सुना होगा। तो यहाँ पे रिपब्लिक है, मतलब कि जनता द्वारा अपने में से ही एक वो स्टेट का हेड बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा भारत के केस में। वो कोई पीढ़ी दर पीढ़ी किसी की वो नहीं होगा, ठीक है। तो राजा महाराजाओं वाला काम नहीं होगा, जनता द्वारा शासक होगा, जनता के लिए होगा। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इट गेन्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, इट हैज इट्स ओन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इज हैविंग पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, इसलिए इंडिया है वो रिपब्लिक है। ठीक है, पढ़ भी सकते हैं आप इसको। रिपब्लिक बाय डिक्शनरी मीन्स a political structure in which supreme power lies in a body of citizens who can elect people to represent them. The front cover of constitution being the preamble describe India as a sovereign socialist secular democratic republic, कि जनता द्वारा चुने हुआ इसका मेन मकसद मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या दिया हुआ है कि विच एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन इन सिविल सर्विसेज। हालांकि उस पर्टिकुलर एक्ट में ये शुरुआत की गई थी, सोचा गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, वापस ले लिया गया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका अपोज किया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका अपोज किया। तो आपको बताना है वो कौन सा एक्ट था? वो था चार्टर एक्ट 1833, जिसके तहत सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन होगा, कोई भी इसमें बैठ सकता है। लेकिन बाद में इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया तब जाकर, क्योंकि पहले अपोज हो गया था, बात नहीं बनी। उसके बाद जो एक्चुअल में इंट्रोड्यूस हुआ या इसमें शुरुआत हुई कि कंपटीशन होगा, ओपन कंपटीशन होगा सिविल सर्विसेज के लिए, वो चार्टर एक्ट 1853 है, तब से स्टार्ट होता है, कोशिश इसमें हुई थी। विच एक्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमार्केशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, उसका डिमार्केशन है वो किस एक्ट में बात है? तो ये जो बात है वो है चार्टर एक्ट 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 प्रोवाइड्स फॉर सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 नए मेंबर दिए गए जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिलर का काम करेंगे। इट इस्टेब्लिश सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहीं से पार्लियामेंट की बेसिक एक किस्म से शुरुआत होती है, आप ये बोल सकते हैं, जो आज के पार्लियामेंट में है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाने के लिए जो एक किस्म से बीज बोया गया था वो 1853 के तहत बोया गया था। ठीक है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। एग्जीक्यूटिव का रोल अलग और कानून बनाने वालों का अलग। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज लोकसभा। भारत की जो लोकसभा थी जब आजाद होने के बाद में पहला स्पीकर है वो कौन थे? पहले स्पीकर कौन थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके स्पीकर थे जी.वी. मावलंकर। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत सारे एग्जाम में आया है जी.वी. मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर है इसके पूरा नाम। ये इसका जो इनको दादा साहब भी बोला जाता था, इनका पॉपुलर नाम ये भी आ सकता है कि पॉपुलर नाम इनका क्या था? दादा साहब। इंडिपेंडेंट आज़ादी के लिए एक्टिविस्ट का काम किया था इन्होंने, मतलब ये आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था उन्होंने। ऑब्वियसली सारे के सारे वो लोग थे, सभी ने ही भाग लिया था।
ठीक है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वो रहे थे 1946 से 47 तक। उसके बाद असेंबली स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी रहे थे, और उसके बाद पहले स्पीकर बने थे लोकसभा के। तो वो एक किस्म से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसी का काम कर रहे थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स वाली हो या फिर क्या है कि जो इंडिया के लिए बनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली उसका हो, या फिर वो लोकसभा बन गई इलेक्शन के बाद में उसके लिए हो। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? तो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई सवर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में। उसके बाद 86वां संवैधानिक संशोधन होता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो डाली जाती है। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी डाली जाती है जो जिसमें कि जो पेरेंट्स और अभिभावक है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी पढ़ाने की ड्यूटी होगी, फंडामेंटल ड्यूटी है ये। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। क्या दिया इस क्वेश्चन में कि विच एक्ट एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स टू सिक्स एंड इंडियन क्रिश्चियन? इससे पहले वाला एक्ट था 1909 वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, उसमें मुस्लिम को अलग से इलेक्ट्रोड का फैसिलिटी दी गई, सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया गया था, जिसका विरोध भी हुआ था, कम्युनल एजेंडा इसको माना गया। लेकिन जब अगला आया एक्ट 1919 वाला, तो इसमें जो एजेंडा था धार्मिक आधार पे वो उसको बढ़ा दिया गया। धार्मिक आधार पे सेपरेट इलेक्टोरल का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया गया, और 1919 में सिक्स और इंडियन क्रिश्चियन को भी इसके साथ में दी गई। ठीक है, तो थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरल फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन। इन सब को 1919 में एक सेपरेट इलेक्टोरल का दर्जा मिल गया, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब धर्म के आधार पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 195, और क्या है इस क्वेश्चन में कि एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एज अर्ली एज 1979। देखो एक तो बाद में आता है 1985 में, उस दौरान में राजीव गांधी के दौरान में दल बदल विरोधी कानून, लेकिन ये नहीं है कि उससे पहले नहीं था, उससे पहले था। सबसे पहले किस राज्य में था वो? उसके बाद तो संवैधानिक संशोधन करके 10वां शेड्यूल डाल दिया गया, तो उससे पहले था वो था वेस्ट बंगाल में। ठीक है, किसमें था? वेस्ट बंगाल में दल बदल कानून है वो पहले से ही था। 1979 में इसको वहां पे इनेक्ट किया गया था। एंटी डिफेक्शन एक्ट है भारत के स्तर पे, नेशनल लेवल पे 1985 में पास किया गया था, और इसमें राजीव गांधी गवर्नमेंट ने पास किया था। 10th शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 190 इसका रिलेशन है, एंटी डिफेक्शन लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 190। आगे जाता है क्वेश्चन नंबर क्या है कि अबोलिशन ऑफ आईएएस एंड आईपीएस रिकमेंडेड बाय, कि आईएएस और आईपीएस नहीं होने चाहिए, मतलब कि ऑल इंडिया सर्विसेज से नहीं होनी चाहिए। इसका बैकग्राउंड क्या है कि बैकग्राउंड ये है कि जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो केंद्र द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, यूपीएससी रिक्रूट करती है, और राज्यों को दे दिए जाते हैं। मतलब केंद्र का बंदा राज्यों को दे दिया जाता है, डेपुटेशन पे होता है किस्म से। तो किसी कमीशन की ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये राज्यों के मामले में दखलंदाजी करते हैं, मतलब बात नहीं सुनते ढंग से, क्योंकि उनको पता है उनकी जॉब खतरे में नहीं है, उनको बाद में केंद्र में जाना ही है। तो वो राजा मन्नार कमीशन था, उसने बोला कि आईएएस और आईपीएस है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डी इसका आंसर है। मतलब कि जो राज्य के प्रशासक होंगे, जैसे अगर यूपी का है तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिक्रूट करेंगी वही इस प्रशासन चलाएंगे, बाहर की जरूरत नहीं है। राजा मन्नार कमीशन है, उसने ये रिकमेंडेशन थी कि आईएएस और आईपीएस हटा दिया जाए। ठीक है, बोथ ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज बोथ द सर्विसेज वर सीन एज इंटरफेरेंस इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट बाय द सेंटर। Which article of Indian Constitution provides for the institution of पंचायती राज? For the institution of पंचायती राज कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है
कि पंचायती राज जैसे संस्थान होने चाहिए, उसकी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कौन सा वो प्रोवाइड करता है, तो बताइए कौन सा प्रोवाइड करता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 40 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो क्या बोलते हैं कि इंडिया को, भारत को लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लोगों को पूरी आज़ादियों की अपने लिए वो कैसे नियम कायदे प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, पंचायती स्तर पे, ग्राम स्वराज के स्तर पे प्रशासन के अधिकार मिलने चाहिए। तो ये बात कौन बोल रहा है, ये बात डायरेक्ट करता है कौन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसको, संविधान में सरकारों को। तो आंसर क्या है इसका, आर्टिकल 40C आंसर है। आगे देखिए, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी कौन सा होता है। दूसरे शब्दों में कि जब ये एक तो होता है प्रधानमंत्री, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं जो परमानेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि डीएम होता है, तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है छोटे लेवल पे, लेकिन इन सब के ऊपर राज्य में कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है। लेकिन इंडिया के स्तर पे जो सभी आईएएस को मैनेज करती है, सारे उसके नीचे होते हैं, सारे अधिकारी उसके नीचे होते हैं, उस पोस्ट का नाम क्या है, तो वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। वो कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब कि जो भी आईएएस बनेगा उसका एक ख्वाब होगा, उसका एक सपना होगा कि मेरी जो रिटायरमेंट है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में हो, इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी है, ये उसका आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्विसेज है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है सिविल सर्विसेज बोर्ड का। चीफ ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो। हेड ऑफ ऑल सर्विसेज अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे देखिए 199 आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। आर्टिकल 123 है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 123 है भारतीय संविधान का, वो क्या है, वो किसके बारे में जानकारी देता है, वो क्या चीज है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। क्या है इसका, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 के तहत, भारत के संविधान के आर्टिकल 123 के तहत ये क्या है, प्रेसिडेंट को लॉ मेकिंग पावर। और ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस होता है टेम्परेरी कानून। मतलब कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, दोनों लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है, अब कानून बनाना, अचानक कोई कानून बनाना पड़ा या पड़ता है, तो उस केस में क्या होता है कि ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। कैबिनेट है रिकमेंडेशन का प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस इशू करे। उसके बाद क्या है कि जैसे पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, सेशन स्टार्ट होगा, उसमें वो बिल पास करवाया जाएगा, वरना वो लैप्स हो जाएगा ऑर्डिनेंस। तो ये एक ऑर्डिनेंस की होती है। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर सर्कमस्टेंसेस दैट रिक्वायर टेकिंग इमीडिएट एक्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 200 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 200 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नॉर्मली, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉर्मली अंडर इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स for how can a polling station be, sorry, how far can a polling station be from your house। मतलब क्या है इसका कि चुनाव आयोग का मानदंड होते हैं, उसके रूल नॉर्म्स होते हैं। मतदान केंद्र है आपके घर से मैक्सिमम कितना दूर हो सकता है, मैक्सिमम कितना दूर हो सकता है आपके घर से, क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 किलोमीटर के दायरे में आपको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो 2 किलोमीटर के दायरे में ही आपको पोलिंग स्टेशन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू पैरा 3 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग स्टेशन शुड बी सेट अप इन सच ए मैनर दैट ऑर्डिनरी नो वोटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल मोर देन 2 किलोमीटर टू रीच हिज पोलिंग स्टेशन। तो 2 मीटर के दायरे में